हाँ जी दोस्तों, तो एजुकेशनल क्रांति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे शानदार क्वेश्चंस मानव शरीर से संबंधित जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो बढ़ते हैं टाइम खराब किए बिना आगे। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है। और अगर पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो पीनियल काय ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल काय ग्रंथि है। और मानव शरीर की सेकंड सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो पीयूष ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि सारे क्वेश्चंस इस प्रकार क्लियर होंगे जो एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। और बिना टाइम खराब किए बिना आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की लिंग ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की दोस्तों लिंग ग्रंथि कौन सी है? अंडाशय भी है और वृषण भी है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? दोनों। तो मानव शरीर की लिंग ग्रंथि कौन सी है? अंडाशय भी है और वृषण भी है। और आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकाला जाता है? तो बीटा कोशिका से दोस्तों एक हार्मोन निकाला जाता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो मधुमेह रोग के लिए भी उत्तरदायी होता है। मतलब अगर इंसुलिन की कमी होती है तो मधुमेह रोग जो रोग होता है ना वो हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। और आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती हैं। और अगर ऐसा पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो शुक्राणु जो होती हैं वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती हैं। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? मेरुरज्जु द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर की मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो 656 मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस है, जो कि कान के अंदर पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है। दोस्तों, आपको भले ही ये क्वेश्चन सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन आपको एक बार नज़र घुमाना आवश्यक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। फालतू के क्वेश्चन एक भी नहीं है, आपका टाइम खराब नहीं हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों, नवजात जो शिशु होता है ना, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जबकि देखिए आगे लिखा हुआ है कि मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर 280 होगा। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 280 हड्डियां पाई जाती हैं। जबकि मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। तो दोस्तों, मानव शरीर का कठोरतम भाग कौन सा है? इनेमल जो होता है वो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, 12वें क्वेश्चन पर। तो पाचक रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मतलब जो पाचक रस होते हैं उनमें ऐसा कौन सा, मतलब जितने पाचक रस होते हैं उनमें अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब पाचक रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आहार नाल के किस अंग में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है?
तो मानव के जो छोटी आंत होती हैं उसमें भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता। तो इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत। मतलब आहार नाल के किस अंग में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है? छोटी आंत, छोटी आंत। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है? तो जल का सर्वाधिक अवशोषण दोस्तों बड़ी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन पर, किसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहा जाता है? मतलब किसको, मतलब हमारे दूसरे नेत्र तो 1 और 2 जो नेत्र हमारे पाए जाते हैं नॉर्मली वो होते हैं, जबकि तीसरा नेत्र किसे कहा जाता है? तो तीसरा नेत्र किसे कहा जाता है? पीनियल काय को कहा जाता है। पिंगल काय जो कि सबसे छोटी ग्रंथि होती हैं, इसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन पर, पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? तो दोस्तों पुरानी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो प्लीहा में नष्ट होती हैं। किस में नष्ट होती हैं? प्लीहा में नष्ट होती हैं। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। जो रक्त का स्कंदन होता है, जो रक्त का थक्का बनता है, उसमें कौन सा विटामिन प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विटामिन के। जो विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की? मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की क्या की थी? व्याख्या की थी। फिर आगे वाले क्वेश्चन हैं। अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल हैं। मतलब जो अमाशय की जो अम्लता होती है ना, अमाशय में बस जब HCl बहुत ज़्यादा निकल जाता है और जब अमाशय अम्लता हो जाता है तो उसका उपचार करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, जो वो अमाशय में HCl की अधिकता के कारण कम करने के लिए इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 20वें क्वेश्चन पर, अफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? तो अफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता एक कवक जो होता है उस कवक के कारण होती है। अफ्लाटॉक्सिन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता कवक के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ग्लूकोज में कितनी निश्चित मात्रा होती है? देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जो होती है ना वो ग्लूकोज में कितनी निश्चित मात्रा पाई जाती है, मतलब हमारे शरीर में ग्लूकोज कितना पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 90 से 160। मतलब हमारे शरीर में 90 से 160 तक ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिना टाइम खराब किए बिना। मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? मतलब मानव में जो शरीर में जो कैल्शियम संतुलन होता है, जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, या फिर जो हड्डियों में जो कैल्शियम प्रयुक्त होता है वो किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सा होगा? पैराथायराइड ग्रंथि। ये जो पैराथायराइड ग्रंथि जो होती हैं वो थायराइड ग्रंथि के किनारों पर मटर के समान 4 छोटी गोल संरचनाएं होती हैं। 4 छोटी गोल संरचनाएं होती हैं, थायराइड ग्रंथि के किनारों पर पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खराब किए। बिलिरुबिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों बिलिरुबिन जो होता है वो मानव शरीर में पीत रस में पाया जाता है। क्या कहाँ पाया जाता है? पीत रस में पाया जाता है। तो बिलिरुबिन कहाँ पाया जाता है? पीत रस में पाया जाता है। ये एक पीत वर्णक होता है जो हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। ये जो मतलब जो बिलिरुबिन होता है ना वो क्या होता है? तो ये पीत वर्णक होता है जो हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है। तो शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ना उनका मुख्य कार्य क्या होता है? आप बताइए। इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसका कार्य? शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन करना, थक्का बनाने में सहायता करना, अधिक लाल रक्त कण का उत्पन्न करना या रोगों के विरुद्ध रक्षा करना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? रोगों के विरुद्ध रक्षा करना श्वेत रक्त कणिकाओं का या WBC का प्रमुख कार्य होता है। WBC का प्रमुख कार्य क्या होता है? रोगों के विरुद्ध रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
बिना टाइम खराब किए निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो हमारे शरीर में जो विटामिन जो ए होता है ना उसका निर्माण नहीं होता है। 26वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है, प्रेस बायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण है। तो ये जो प्रेस बायोपिया जो रोग है ना, प्रेस बायोपिया रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है। इससे ग्रसित व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, तो क्या निकट की वस्तु नहीं देख पाना, दूर की वस्तु नहीं देख पाना, आंखों में जलन होना, या निकट व दूर दोनों की वस्तु नहीं देख पाना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा निकट व दूर दोनों की वस्तुएं नहीं देख पाना प्रेस बायोपिया रोग का लक्षण है। निकट, जब निकट की और दूर की दोनों की वस्तु नहीं दिखाई देगी तो प्रेस बायोपिया रोग हो जाएगा। प्रेस बायोपिया रोग को जरा दृष्टि दोष भी कहा जाता है, जिसमें निकट और दोनों की और पास की, निकट की और दूर की दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन है ईसीजी किस गति को दर्शाता है। जो ईसीजी होता है ना, जो एक ईसीजी यंत्र होता है वो किसकी गति को दर्शाता है, तो ईसीजी जो होता है वो हृदय की गति को दर्शाता। इसका आंसर क्या होगा, हृदय। ईसीजी हृदय की गति को दर्शाता है। 28वां क्वेश्चन है जो हृदय है, हृदय से संबंधित बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हृदय से संबंधित, यहाँ पर और गलत हो गया है, हृदय से संबंधित बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हृदय से संबंधित बीमारियों के क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। मतलब जो हृदय से संबंधित बीमारी होती है ना उसको क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन है हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो हाइपरटेंशन जो शब्द है ना वो रक्तचाप के बढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब हाइपरटेंशन जब कहते हैं कि इसको हाइपरटेंशन हो गया है, हाइपरटेंशन मतलब जो रक्तचाप होगा ना जब वो बढ़ेगा ना तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है। परिसंचरण के दौरान जो रक्त होता है वो हृदय से 2 बार गुजरता है। परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है, तो 2 बार गुजरता है। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती। आगे बढ़ते हैं, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, इसका आंसर क्या होगा कि जो नेत्र जो परत होती है ना वो प्रकाश के जो प्रति संवेदनशील होती हैं वो कौन सी होती हैं। नेत्र में क्या परतें पाई जाती हैं, जिसमें जो दृष्टि पटल जो होती हैं, दृष्टि पटल क्या होती हैं, प्रकाश के प्रति क्या होती हैं, संवेदनशील होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते रहिए जल्दी से, सिर्फ 5 मिनट आपके लूँगा। आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन पर। 32वां क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों मानव शरीर में रेटिना, जो मानव जो नेत्र होता है ना उस मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब जो वस्तु हमारे को दिखाई देती है ना उसका प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, रेटिना पर पड़ता है। मतलब रेटिना से मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33वां क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। 34वां क्वेश्चन है एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। तो एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, भोजन को ग्रसनी तक पहुंचाना, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, भोजन को आमाशय में जाने देना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है, तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन पर। नेत्र की दूरदृष्टि दोष को ये भी नाम से जाना जाता है। नेत्र का जो दूरदृष्टि दोष होता है ना वो किस नाम से जाना जाता है। तो नेत्र में जो दूरदृष्टि दोष होता है वो हाइपरमेट्रिया के नाम से जाना जाता है। दूरदृष्टि दोष जो है वो हाइपरमेट्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का केंद्र, जो मानव का जो मस्तिष्क होता है ना उसमें बुद्धि का केंद्र कहाँ उपस्थित होता है। तो मानव मस्तिष्क में जो परम मस्तिष्क होता है ना, परम मस्तिष्क, उस परम मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र उपस्थित होता है। ठीक है, 36वां क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन पर। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों, आप बताइए एक बार। 1.64 ग्राम, 1.63, 1.20, 1.45 ग्राम।
तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों? 1.36 ग्राम होता है। इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, एक बार आप क्वेश्चन का आंसर को देख लेना। आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है, मानव मस्तिष्क का वजन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आँख में पाया जाता है, आँख में पाया जाता है, आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है, अवतल लेंस पाया जाता है, या द्विउत्तल लेंस पाया जाता है, प्रिज्म पाया जाता है। तो आँख में दोस्तों द्विउत्तल लेंस पाया जाता है, द्विउत्तल लेंस पाया जाता है आँख में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आरएस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि आँख में कौन सा पाया जाता है? द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन पर। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मनुष्य मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग जो होता है ना, वो प्रमस्तिष्क होता है। आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन पर। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मेड्यूला या कोई नहीं? तो इसका आंसर कौन सा होगा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है वो मुख्य सोचने वाला भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जीभ में किस क्षेत्र में कड़वाहट महसूस होती है? मनुष्य का जो जीभ होती है ना, जैसे ये मैंने जीभ बना ली दोस्तों, देखो मैंने जीभ बना रहा हूँ यहाँ पे। जो जीभ होती है ना, इसका जो अगले वाला जो भाग होता है ना, वो मीठा होता है, जबकि जो किनारे वाले जो भाग होते हैं ना, ये क्या होते हैं? नमकीन टाइप में होते हैं। और जो जीभ के जो लास्ट वाला जो भाग होता है, जहाँ जीभ हमारी खत्म होती है, वहाँ जो होता है ना, वो कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा। तो आपके इसका आंसर आप बताओ आप कि मनुष्य के जीभ में किस क्षेत्र में कड़वाहट महसूस होती है? तो कौन से भाग पर? अंतिम भाग पर जो होती है वो कड़वाहट महसूस होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बिना टाइम खराब किए। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक सामान्य जो व्यक्ति होता है ना, वो 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। कितनी बार सांस लेता है? 16 बार सांस लेता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल में होता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी हैं। तो दोस्तों प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सी है? IgM। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सी है? IgM। माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन सी हैं? माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी दोस्तों आप बताइए कौन सी है? तो IgA, माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वयस्क पुरुष में RBC की सामान्यतः संख्या पाई जाती है। तो वयस्क पुरुष में 5 मिलियन पाई जाती हैं। RBC की सामान्य संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन होती हैं। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खराब किए आपका। मनुष्य में श्वसन दर जो होती है ना, वो 17 से 19 प्रति मिनट होती है। मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है? 17 से 19 प्रति मिनट होती है। श्वसन के लिए निम्न में से मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो श्वसन के लिए मुख्य रूप से डायाफ्राम उत्तरदायी होते हैं। 50 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ अभी। और अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बताए हैं, इसलिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।